जय हिंद बच्चों, मैं लाला जगदीश प्रसाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नगर से डॉक्टर वंदना शर्मा। इससे पहले एक वीडियो में हमने कक्षा 9 के एक पाठ ऊतक को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ऊतक क्या है, ऊतक को कैसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सब पढ़ा और साथ ही पादप ऊतक के विषय में भी हमने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम जंतु ऊतक के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 6 ऊतक का शेष भाग जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आइए एक एक करके हम ये ऊतक क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक वो ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को आवरण प्रदान करता है। बाहरी भाग हो या भीतरी अंग हो, उनको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। जंतु ऊतक शरीर को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने वाले ऊतक के रूप में जाना जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक सतत परत का निर्माण करती हैं। सतत मतलब बिना टूटी हुई परत का निर्माण करती हैं। इनके परतों के बीच में चिपकाने वाले पदार्थ बहुत कम होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान पाया जाता है। एपिथेलियमी ऊतक को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। अपने कार्य के आधार पर कोशिकाओं की जो रचना है उसके आधार पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो इनके नाम हम जान लेते हैं: सरल शल्की एपिथेलियम, स्तरित शल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। अब इनको आइए एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले सरल शल्की एपिथेलियम। कोई भी सरल एपिथेलियम हो वो किसी भी आकार की कोशिकाओं की हो सकती है। सरल घनाकार भी हो सकती है, सरल शल्की भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है। विशेषता क्या है कि सरल एपिथेलियम केवल एक ही परत की बनी हुई होती है। इनमें कोशिकाओं की एक ही परत होती है। अब सरल शल्की एपिथेलियम, इसकी कोशिकाएं पतली, चपटी और बहुभुजाकार। कोशिकाएं पतली होती हैं, चपटी, बहुभुजाकार होती हैं। कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है। कोशिकाओं के मध्य में बड़ा केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाएं परस्पर फर्श के टाइल्स के समान सटी हुई होती हैं। ये जो शल्की एपिथेलियम है ये शरीर के बाहरी स्तर पर रक्षात्मक आवरण के रूप में उपस्थित होता है। शरीर के आवरण बनाता है। विसरण द्वारा पदार्थों के स्थानांतरण में एक स्थान से एक परत को पार करके दूसरी तरफ पहुंचाने में, विभिन्न पदार्थों को स्थानांतरित करने में ये सहायता करता है। और रुधिर और लसिका वाहिनियों का भी आवरण सरल शल्की एपिथेलियम का ही बना होता है। स्तरित शल्की एपिथेलियम ये भी उसी प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि ये एक से अधिक परत का बना होता है। सरल शल्की एपिथेलियम केवल कोशिकाओं की एक ही परत का बना होता है। स्तरित शल्की एपिथेलियम कोशिकाओं की एक से अधिक परत, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक से अधिक परतों का बना होता है। बाहरी स्तर की कोशिकाएं प्राय मृत होती हैं। जो भीतरी आधार पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उस स्तर की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं और नवनिर्मित कोशिकाएं ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं और ऊपरी कोशिकाएं मृत होकर पृथक होती रहती हैं। इस प्रकार मृत कोशिकाएं शरीर से पृथक होती रहें, तभी ये एक निश्चित मात्रा में इसकी मोटाई निश्चित बनी रहती है। यह त्वचा के रूप में सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। त्वचा में स्तरित शल्की एपिथेलियम ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आंखों की कॉर्निया, मुख गुहा, ग्रसनी, भोजन की नली आदि का आवरण भी स्तरित शल्की एपिथेलियम का ही बना होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम, इस ऊतक की कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं। कोशिकाएं लंबी, आयताकार और स्तंभ के आकार की होती हैं। इनमें केंद्रक तुलनात्मक रूप से कुछ बड़ा होता है और अंडाकार होता है और
प्रत्येक कोशिका के आधार भाग पर केंद्रक उपस्थित होता है। ये मुख्यतः विभिन्न पदार्थों को स्रावित और अवशोषित करने में सहायता करती है और अवरोध को यानी किसी परत को पार करने में भी ये सहायता करती हैं। इसके बाद घनाकार एपिथेलियम। इस ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होने के कारण ही इसे घनाकार एपिथेलियम कहते हैं। घन के आकार की कोशिकाएं हैं और उसमें गोल केंद्रक पाया जाता है। यह ऊतक स्रावण में, अवशोषण में और उत्सर्जन में सहायता करता है। वृक्क नलिकाओं, लार ग्रंथियों, यकृत, अग्नाशय आदि में उपस्थित होता है। पक्षमाभि एपिथेलियम। यह ऊतक, यह एपिथेलियम भी स्तंभ के आकार की कोशिकाएं या घनाकार कोशिकाओं का ही बना होता है। बस अंतर केवल इतना है कि स्तंभाकार और घनाकार ऊतक में कुछ पक्षमाभ, ये पक्षमाभ की संरचनाएं, विशेष झाड़ू जैसी संरचनाएं इनसे बनी हुई होती हैं, जिसके कारण इसे पक्षमाभि एपिथेलियम कहते हैं। ये विशेष संरचनाएं ऐसे इनके मुख्य कार्य, कुछ विशेष कार्य है जिस कारण विशेष स्थानों पर, जिन स्थानों पर विभिन्न पदार्थों को आगे प्रवाहित किया जाना है, ऐसे स्थानों पर ये पाई जाती हैं, जो खोखली नलिकाएं हैं, जैसे श्वास नली, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी आदि। उनके भीतरी स्तर पर ये एपिथेलियम होती है और इनके ये पक्षमाभ जो सीलिया हैं, ये झाड़ू की तरह विभिन्न पदार्थों को, जैसे श्लेष्म या उस नली में उपस्थित अन्य पदार्थों को एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद ग्रंथिल एपिथेलियम, ये भी घनाकार और स्तंभाकार एपिथेलियम से ही विकसित है। इसकी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं, उस ऊतक की एक या एक से अधिक कोशिकाएं कुछ पदार्थ स्रावित करने के कारण ग्रंथिल हो जाती हैं, इसलिए इसे ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। ये श्वसन अंगों, आहार नाल, श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां आदि में उपस्थित होती हैं और विभिन्न पदार्थों को स्रावित करती हैं। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, जैसा नाम से पता है, यह विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के सभी भागों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। प्राय यह ऊतक सभी भागों में मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में शरीर में उपस्थित होता है और इसके मैट्रिक्स, अंतराकोशिकीय पदार्थ, कोशिकाओं के मध्य में पाए जाने वाले पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी कोशिकाएं मैट्रिक्स में बिखरी हुई होती हैं और अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक में अलग अलग प्रकार का मैट्रिक्स पाया जाता है। जैसे मैट्रिक्स जेली के समान भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, सघन या कठोर भी हो सकता है। संयोजी ऊतक अनेक भागों के, अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि सबसे पहले रुधिर, एक तरल संयोजी ऊतक, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर या अंतराली ऊतक और वसा ऊतक। आइए इनको सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है और साथ ही रुधिर शरीर के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित, परस्पर जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक रुधिर के दो मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है। प्लाज्मा ही वह भाग है जो रुधिर को तरलता प्रदान करता है। इसमें 90% तक जल होता है, जिसके कारण ये तरल अवस्था में है और रुधिर का मैट्रिक्स प्लाज्मा ही कहलाता है। इसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन आदि विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कोशिकीय संरचनाएं हैं। ये रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं, जबकि प्लाज्मा 55 से 60% भाग बनाता है। रुधिर कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है और साथ ही ये श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन गैसों के परिवहन में सहायता करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये विभिन्न प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं।
जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाओं को विभाजित किया गया अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में, चोट लगने पर रुधिर को जमाने में सहायता करता है। और इस प्रकार संपूर्ण रुधिर का कार्य देखते हैं तो ये विभिन्न पदार्थों के संवहन में सहायक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक है, रुधिर का थक्का बनाने में इसके भाग सहायक हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऊतक है, अगला ऊतक संयोजी ऊतक अस्थि। अस्थि मजबूत और कठोर होती हैं और अस्थियां जो इस ऊतक को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो मैट्रिक्स में धसी हुई होती हैं। मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण कठोर होता है, अस्थियों को ये कठोर बनाता है। अस्थियां कंकाल का निर्माण करती हैं और शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं, मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती हैं और मांसपेशियों की गति में ये सहायक हैं। बहुत सारे कोमल अंगों को ये सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, जैसे मस्तिष्क के चारों ओर खोपड़ी, अस्थियों की बनी हुई खोपड़ी, स्कल। इसी तरीके से जिसे हम करोटी भी कह सकते हैं, इसी प्रकार फेफड़ों के चारों ओर पसलियां, जो अस्थियां ही हैं, पसलियों का बना हुआ पिंजरा जो कि फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला संयोजी ऊतक उपास्थि। अस्थियों के समान उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक है जो इसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान है। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा का बना होता है, यह भी ठोस होता है। यह नाक, कान, कंठ, श्वासनली तथा अस्थियों के जोड़ों पर उपस्थित होता है। अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है पूछा जाता है। अस्थियां कठोर होती हैं और उपास्थि लचीली होती हैं। जैसे कान के कर्ण पल्लव, जो बाह्य कर्ण के भाग होते हैं, उनको यदि मरोड़ दें, वहां पर उपास्थि उपस्थित होती है, अगर मरोड़ दें तो वो टूटते नहीं हैं। जबकि हाथ में उपस्थित अस्थि पर अतिरिक्त दबाव पड़ने पर उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, वो भंगुर हो जाती हैं। इस तरह क्योंकि उपास्थि लचीली है तो कान के कर्ण पल्लव को मरोड़ने पर वो लचीलेपन के कारण नहीं टूटते, जबकि अस्थि कठोर है तो इसी वजह से वो भंगुर हो सकती हैं। उपास्थियां अंगों को लचीला बनाती हैं और अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाकर उनमें घर्षण को कम करती हैं, ताकि उनमें सुविधानुसार जो है गति हो सके। उसके बाद स्नायु, यह भी बहुत लचीला और मजबूत ऊतक है। इसमें मैट्रिक्स तुलनात्मक रूप से कम होता है और यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंटरा मजबूत लेकिन स्नायु के कंपैरिजन में, स्नायु की तुलना में सीमित लचीलेपन वाला ऊतक है और ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये इसमें मुख्य अंतर है जो पूछा जाता है। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और कंट्रा अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। इसके पश्चात एरियोलर ऊतक, यह शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ होता है, शरीर के मुख्यतः अधिकांश भागों में उपस्थित होता है। इसके कुछ भाग त्वचा व मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, नसों में, अस्थि मज्जा में आदि स्थानों पर ये उपस्थित होता है। यह अंगों के भीतरी खाली जगह को भरने का काम करता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यहाँ पर इस चित्र में हम इसकी संरचना देख सकते हैं। इसके विभिन्न भाग, इसमें फाइबर, तंतुनुमा संरचना, ये फाइबर उपस्थित हैं, जो जालिका फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर जिसे कहते हैं, मैक्रोफेज, ये संरचना वृहत भक्षाणु यानी कि बड़े आकार, जो भक्षाणु मतलब जो हानिकारक पदार्थों का भक्षण करने वाला पदार्थ, वो कोशिकाएं, और साथ ही ये कोलेजन तंतु इसमें उपस्थित हैं। ये इसकी संरचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो अगला संयोजी ऊतक है, वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक इसे कहते हैं। यहाँ इसकी संरचना को प्रदर्शित किया गया है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी, वसा ऊतक की कोशिकाएं हैं जिसमें मोटी मोटी सूक्ष्म बिंदुक
वसा के सूक्ष्म बिंदु ड्रॉपलेट्स उपस्थित होते हैं और यह वसा के संग्रह के कारण ही ऊष्मा और ताप का कुचालक हो, ताप रोधी होता है और ऊष्मा रोधी होता है। यह ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में, जहाँ वसीय चर्बी युक्त जो भाग है वहां पर ये उपस्थित होता है। यह प्रयोग में ना आने वाले भोज्य पदार्थों को, जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, उनको वसा के रूप में संचित करता है। तापरोधी होता है और आंतरिक अंगों को दबाव, खिंचाव और धक्कों से भी बचाता है। ऊतक, अभी ये सभी संयोजी ऊतक पढ़े, उससे पहले हमने एपिथेलियम ऊतक पढ़ा। तीसरा संयोजी ऊतक है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक पेशी कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं यानी पेशी कोशिकाएं, जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी, संकरी और संकुचनशील होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं, इसकी विशेषता है कि ये संकुचनशील होती हैं और ये संकुचनशीलता इनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन, जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, उसके कारण होती हैं। ये एक्टिन और मायोसिन ही पेशी ऊतक को संकुचनशील बनाते हैं। पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है। ये जो है जो इसे संकुचन में सहायता करते हैं। यह ऊतक अस्थियों और अन्य संरचनाओं को सहारा प्रदान करता है और साथ ही गति प्रदान करने में भी सहायता करता है। जो पेशी ऊतक है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियां उसमें होती हैं: ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय या कार्डियक। सबसे पहले आइए जानते हैं ऐच्छिक ऊतक के, ऐच्छिक पेशी के बारे में। जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनको रेखित पेशी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इनकी कोशिकाएं, सबसे पहले हम इनको हम रेखित पेशी क्यों कह रहे हैं ये जानना चाहिए हमें। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गहरे और हल्के रंग की धारियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार हैं और शाखा रहित हैं और बहुकेंद्रीय, 1, 2, 3, यानी कि एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। बेलनाकार हैं, कोई शाखा में विभाजित नहीं है और बहुकेंद्रकीय हैं। साथ ही इनमें हल्के और गहरे रंग की, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जानेंगे कि इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। प्राय ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं और अस्थियों में जो हमारी इच्छा के अनुसार गति होती है कि हम हाथ हिलाते हैं या पैर हिलाते हैं, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो इन ऐच्छिक पेशियों के कारण ही होती है। यानी कि इसका मुख्य कार्य है अस्थियों को गति प्रदान करना। क्योंकि ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इसके बाद अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और तर्कुरूपी होती है। ऐच्छिक पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार थी, ये कोशिकाएं तर्कुरूप हैं। साथ ही ऐच्छिक पेशी की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय थी, इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, ये एक केंद्रकीय होती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए ही इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इनमें गहरे और हल्के रंग की धारियां ना होने के कारण इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। शरीर के भीतरी वे अंग जो हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करते हैं वहां ये उपस्थित हैं, जैसे आहार नाल में जो गति होती है, आमाशय में क्रमानुकुंचन की गति होती है, वो सब इसी के कारण, इसी ऊतक के कारण होती है, इसी पेशी के कारण होती है जहां ये पेशियां पाई जाती हैं। इसी तरह रुधिर वाहिनियों में भी ये रुधिर के प्रवाह में सहायता करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हृदय या कार्डियक पेशी।
ये पेशी केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। हृदय में पाए जाने वाली पेशियों को ही हृदय या कार्डियक पेशी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं भी बेलनाकार हैं, लेकिन रेखित पेशी के समान ये कोशिकाएं बेलनाकार हैं, लेकिन वो अशाखित थी, ये शाखित होती हैं। इनमें शाखाएं निकली हुई होती हैं। साथ ही वो बहुकेंद्रिकीय थी, ये एक केंद्रिकीय होती हैं। यानी कि ये संरचना में रेखित पेशी के समान, मतलब रेखित पेशी के समान इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए कार्य में अरेखित पेशी के समान होती हैं। रचना में रेखित पेशी के समान और कार्य में अरेखित पेशी के समान। ये आजीवन लयबद्ध रूप से क्रियाशील रहती हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल पर लगातार बिना रुके बिना थके ये कार्य करती रहती हैं। जो हृदय में संकुचन और प्रसार होता है, हृदय की जो धड़कन होती है, धड़कन का निर्माण इसी पेशी के कारण, इसी पेशी की हृदय की गति के फलस्वरूप होता है। यानी कि हृदय के संकुचन और प्रसार में ये पेशियां सहायता करती हैं। इस प्रकार ये हमने पेशी ऊतक पढ़ा। और अब अंतिम तंत्रिका ऊतक, आइए इसके बारे में जानते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इस ऊतक के जो मुख्य भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, ये सब तंत्रिका ऊतक के ही बने हुए होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका की यदि हम संरचना देखते हैं तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका काय, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स और एक्सोन। कोशिका काय तंत्रिका ऊतक का मुख्य भाग होता है। ये येलो कलर का भाग तंत्रिका क्षमा कीजिए, कोशिका काय या साइटोन है। साइटोन के मध्य में, जिसे कोशिका काय भी कहते हैं, इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। इसी भाग से कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, जिनको प्रारंभिक नुकीले भाग को डेंड्रॉन कहते हैं। ये डेंड्रॉन आगे जाकर अनेक शाखाओं में, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अनेक शाखाओं में ये विभाजित हो जाते हैं, जो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। कोशिका काय में से ही एक डेंड्रॉन अन्य डेंड्रॉन की तुलना में अत्यधिक लंबा होकर एक्सॉन का निर्माण करता है। एक्सॉन के अंतिम भाग पर ये शाखित होकर सिनेप्टिक घुंडियों का निर्माण करता है। इस ऊतक का मुख्य कार्य है तंत्रिका आवेगों और संवेदनाओं को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इस प्रकार ये सभी हमने ऊतक के बारे में, जो जंतु ऊतक हैं वो पढ़े। जंतु ऊतक को मुख्यतः हमने जो भागों में विभाजित किया है वो है मुख्य 4 भाग: एपिथेलियमी ऊतक, उसके बाद संयोजी ऊतक, फिर पेशी ऊतक और फिर तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार जंतु ऊतक की संपूर्ण जानकारी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।